कल सेल्यूलोज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी में मेन जो पॉइंट्स हैं सेल्यूलोज के वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। अब हमको सेल्यूलोज का जो इम्पोर्टेंस है या यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि ये सेल्यूलोज जो है हमारे फूड का बल्क बनाता है, यानी कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क ऑफ ह्यूमन फूड। तो भाई खाने में पाया तो जरूर जाता है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कारण ये आपको कल हमने डिस्कस कर दिया था, क्योंकि इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है जिसपे हमारा एमाइलेज काम नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। इट फॉर्म्स रफेज। रफेज का मतलब क्या हो गया? ऐसा चीज जो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है लेकिन भूख शांत करने में इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर एमाइलेज एंजाइम ड्यू टू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। बात वही है। तो ये कल वाली बात हमने आज मेंशन कर दी यहाँ पे। भाई अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं या जो कैटल्स हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब, इसमें ये कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? तो आपने कल बताया था, मालूम ही है। इन कैटल्स कहें या हम कहें रूमिनेटिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, यानी बैठ के खाने को चबाते रहते हैं। तो इन कैटल्स या रूमिनेटिंग एनिमल्स सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया ऑफ देयर इंटेस्टाइन। उनकी आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन से ज़्यादा सही तरीका तो ये रहेगा कि स्टमक का हो, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो तो हमारी लंबी होती है, इनकी भी लंबी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमको मालूम है कि इनमें कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो उसमें जो रूमेन वाला चैम्बर होता है उसमें डाइजेस्ट होता है बेसिकली। तो इन देयर स्टमक लिखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर जब आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे, तो उसमें कंपाउंड और सिंपल स्टमक के स्ट्रक्चर बताएंगे, तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां इस बात को दोबारा हम मेंशन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सेल्यूलोज होता है, यानी कि तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा सेल्यूलोज का, कि सेल्यूलोज फॉर्म्स वुड। अब लकड़ी बनाता है, भी यूसेज हैं वो आप जान सकते हैं कि फर्नीचर हो, टूल्स हो, और या पेपर बनाना हो, ये सब लकड़ी से ही बनता है। तो वो सब आप गेस कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हमने कॉटन की भी बात की थी। तो कॉटन में भी 90% तो सेल्यूलोज ही होता है। इसके अलावा सेल्यूलोज से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। तो ये जो सेल्यूलोज एसीटेट होता है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? यूज्ड टू प्रिपेयर
cellulose acetate is used to prepare plastics shatter proof glass। अब शैटर प्रूफ ग्लास क्या होती है? जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों में, कार वगैरह में जो विंडशील्ड होती है, जो आगे वाला शीशा होता है जिसके बाहर देख के गाड़ी चलाई जाती है ड्राइवर वाला, उस पे अगर कोई हथौड़े से मार दे या ईंटे से मार दे तो वो बिखरता नहीं है वो कांच, बल्कि वो कांच जो है वो क्रैक हो जाता है और चटक जाता है और अपनी जगह ही वो बना रहता है, तो यानी कि शैटरिंग नहीं होती है। तो ऐसे ग्लास को शैटर प्रूफ ग्लास कहते हैं। तो उस शैटर प्रूफ ग्लास को बनाने में सेलुलोज एसीटेट का इस्तेमाल होता है। लास्ट एक और यूज इसका हम आपको बता देते हैं सेलुलोज का क्या होता है। एक कंपाउंड होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इट इज, एक सेकंड, थोड़ा छोटा हो गया क्या? एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ, अब ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इट इज यूज्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफिकेशन जानते हो क्या होता है? हाँ, तुम लोग को तो खैर बताया है हमने। जैसे कि फैट है, अगर इसका लार्ज ड्रॉप है, फैट, लार्ज ड्रॉप ऑफ फैट, इसको तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्मूथनिंग एजेंट, यानी कि चिकना करने के लिए, स्मूथनिंग एजेंट इन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में सेल्यूलोज भी खा लेते हैं हम लोग, बेसिकली कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज। कॉस्मेटिक्स, जो क्रीम वगैरह लगाई जाती चेहरे पे चाहे शरीर पे, और कुछ दवाइयों, मेडिसिन में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने यूसेज अगर आपको सेल्यूलोज के मालूम है तो मोर देन इनफ है। इसके बाद हम अगले टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तीसरा जो या था बड़ा ग्रुप। पहले तो हमने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स पढ़े, उसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन ये पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स पढ़े जिसमें हमने काइटिन और सेल्यूलोज पढ़ा। और फिर अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ साथ इसको हम म्यूको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। म्यूको सब्सटेंस, क्योंकि वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। पॉलीसेकेराइड वाला तो पार्ट रहेगा ही, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है,
उसके अलावा कुछ और केमिकल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे होता है उसको हम आगे देखते जाएंगे। तो आपको मालूम है कि म्यूकस या म्यूसिलेज या इसको हम लोग स्लाइम फॉर्मिंग सब्सटेंस भी कह देते हैं, स्लाइम फॉर्मिंग सब्सटेंस। तो इनको एक साथ या कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली नोन एज म्यूको सब्सटेंस। तो म्यूकस हो या म्यूसिलेज हो या स्लाइम फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, उनको एक साथ हम लोग म्यूको सब्सटेंस कह देते हैं। अब ये म्यूको सब्सटेंस जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं और इसी में एक हमारा म्यूको पॉलीसेकेराइड आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो म्यूको सब्सटेंस होता ही है। तो ये दोनों टाइप्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है म्यूको पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि म्यूकस वाला पार्ट जो है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से ही तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू टाइप्स, यानी म्यूको सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग म्यूको पॉलीसेकेराइड की बात कर लेंगे। अब देखो म्यूको पॉलीसेकेराइड जो होता है ये कैसा होता है? जाहिर सी बात है स्लाइमी सब्सटेंस तो होगा ही। इसमें जो पॉलीसेकेराइड वाला पोर्शन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो उसमें बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं शुगर्स, जैसे कि गैलेक्टोज है, मैनोज है या यूरोनिक एसिड है जो कि शुगर का ही डेरिवेटिव है। तो म्यूको पॉलीसेकेराइड को बनाने में इन कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम मेंशन कर दे रहे हैं, दे यानी इट कंटेन्स एसिडिक और एमिनेटेड पॉलीसेकेराइड्स। तो एसिडिक होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ये COOH ग्रुप होगा। एमिनेटेड तो आपको मालूम ही है कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और ये पॉलीसेकेराइड्स किस किस मोनोसेकेराइड से मिलके बने हो सकते हैं या दूसरे शुगर से बने हो सकते हैं? फॉर्म फ्रॉम या तो ये गैलेक्टोज का बना हो सकता है या मैनोज का बना हो सकता है या यूरोनिक एसिड। तो यूरोनिक एसिड बेसिकली क्या होता है? शुगर डेरिवेटिव है। अरे भाई डेरिवेटिव, हाँ, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लो उसमें एक एसिड ग्रुप और ऐड कर दो यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऐड कर दो तो वो शुगर एसिड हो गया। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड का भी हमने एग्जांपल बताया था आप लोगों को। तो ये वही है, यूरोनिक एसिड शुगर एसिड है। अच्छा, अब ये जो म्यूको पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? आपने देखा है आपके डेली लाइफ में ये आपको मिलते हैं। तो दे आर क्वाइट कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओकरा, ओकरा जानते हो ना? नहीं जानते हो? भिंडी, भाई देखो भिंडी जब काटो तो चिपचिपी सी हो जाती है और उसको पकाते समय भी वो लसलसी हो जाती है। तो वो जो चिपचिपापन होता है उसका वो किस वजह से होता है? इसी म्यूको पॉलीसेकेराइड की वजह से होता है। या फिर
हस्क मतलब भूसी होता है। भूसी जानते हो ना, आटे की भूसी हो गई या चावल की भूसी। तो हस्क ऑफ प्लांटैगो ओवेटा, ये एक प्लांट होता है प्लांटैगो ओवेटा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसबगोल। पता नहीं तुम लोगों ने नाम सुना है कि नहीं इसका। ईसबगोल जो है ये भी बड़ा ही मतलब म्यूसिलेजिनस टाइप का होता है, लिबलिबा। तो इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ये सफ़ेद सफ़ेद होता है बहुत, मतलब जैसे समझो कि तिल के दाने से भी छोटा होता है, ये सफ़ेद कलर का। इसको पानी में भिगा के, जिन लोगों को कब्ज वगैरह होती है वो लोग इसको पानी में भिगा के ले सकते हैं, या दूध में डाल के ले सकते हैं, इवन दाल वाल में भी डाल के ले सकते हैं। तो ये चूंकि म्यूसिलेजिनस होता है, स्लाइमी होता है, इसलिए कब्ज से काफ़ी रिलीफ दिलाता है, राहत दिलाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मतलब प्लांट्स में, अच्छा एक्चुअली में अगर बात की जाए कि प्लांट्स में लोकेशन इसकी क्या होती है, तो प्लांट्स की जनरली सेल वॉल में ये लोकेटेड होते हैं। सेल वॉल को बनाने में, जैसे सेल वॉल जो होती है वो कई लेयर की होती है। प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में भी लेयर्स बनती जाती हैं। तो प्राइमरी को P1 कहते हैं, प्राइमरी को P से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी को जितनी लेयर्स है उस हिसाब से, जैसे S1 S2 S3। तो सेल वॉल जैसे ये मान लो एक प्लांट सेल है, इसके बगल में एक दूसरी प्लांट सेल है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस होता है, और वो स्पेस क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। तो ये जो मिडिल लैमेला है, इसमें भी पॉलीसेकेराइड ही प्रेजेंट होते हैं, वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड इस वाली लोकेशन में, मिडिल लैमेला वाले में। लेकिन उसमें बाद में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स जो है वो क्या कहते हैं उसको, डिपॉजिट हो जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर उसको पेक्टिक सब्सटेंस कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में इस मिडिल लैमेला में भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई बात। अच्छा, अब एनिमल्स की अगर हम बात कर लें कि एनिमल्स में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्लांट्स तो हमने दो एग्जांपल देख लिए, एनिमल्स भी देख लेते हैं। एनिमल्स के केस में ये बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेज मतलब ऐसे कार्टिलेज जो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं कार्टिलेज में ये पाए जाते हैं, ताकि उस जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करें, उसको स्मूथ रखें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे कि इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो सिंपली एक हेडिंग डाल देंगे, फंक्शंस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। एक एक करके इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला फंक्शन तो इनका ये होता है कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में, उसको सेल मेम्ब्रेन में ही हम कहेंगे, सेल वॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। खैर प्लांट्स में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, एनिमल्स में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो दोनों जगह ये बात कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनका फंक्शन क्या होता है? दे बाइंड द प्रोटीन्स
of cell wall and cell membrane with the connective tissue। इनको आपस में जोड़ने का काम जो होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का होता है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, या एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो इनमें ये क्या रोल प्ले करता है कि इट फॉर्म्स अ लेयर which protects them from water। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमेशा पानी में रहना है और पानी से प्रोटेक्शन उसके पास नहीं होगी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सरवाइव करना। जैसे आप अपनी ही बात कर लें, अगर हाथ ज़्यादा देर आप पानी में रखें या ज़्यादा देर नहाएं या स्विमिंग पूल में आप डूबे रहें तो देखिए चमड़ी अजीब से हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ज़्यादा देर नहीं रह सकता इंसान, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई म्यूसिलेजिनस कवरिंग या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है, लेकिन इनके पास है, इसलिए ये अपना मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर बिता सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स ल्यूब्रिकेशन टू ligaments and tendons। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं, और लिगामेंट्स ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट बोन विथ अदर बोन, हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, वो लिगामेंट कहलाते हैं। और मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का जो काम करता है, कनेक्ट्स बोन विथ मसल्स, वो टेंडन करता है। तो उनको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड यूज होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी हम एनिमल्स में और स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दो साल पहले नीट में पूछा था कि इनसाइड स्किन एंड कॉर्निया, दे प्रोवाइड, कॉर्निया जो है आंख की बाहरी लेयर जो होती है उसी को कहते हैं, जो हमको दिखती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ GTH होगा ना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि कौन सा स्पेसिफिक वाला पाया जाता है वो उसका हम नाम लिख दे रहे हैं। ये भी पहले पूछा गया है, काफ़ी पहले जब नीट नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या है? कीरेटन सल्फेट, फॉर एग्जांपल कीरेटन सल्फेट। और ये कीरेटन सल्फेट किस किस चीज़ का बना होता है? तो consists of acetyl glucosamine plus galactose plus सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर अकेला रहता तब तो तबाह कर देता,
लेकिन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोज के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कीरेटन सल्फेट। इसके अलावा जो हमने अभी बात की ये कार्टिलेज में भी पाया जाता है, तो उसमें भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो नंबर 5 है ना, हाँ, नंबर 5 में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, वो भी उसमें भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, कंटेन्स म्यूकोपॉलीसेक, या उसका सीधे नाम लिख देते हैं, कंटेन्स, अलग कलर से लिखते हैं, कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट। अब ये जो कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट होता है ये भी एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और ये किस चीज से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कंसिस्ट्स ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। देखिए फिर से एक शुगर एसिड आ गया, इसका एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं, प्लस एसिटाइल एमिनो गैलेक्टोज या एसिटाइल गैलेक्टोसामीन भी कह सकते हैं, बात वही है। एमिनो गैलेक्टोज कहिए या एमिनो या गैलेक्टोसामीन कहिए, बात वही है। तो यहाँ पे भी ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इसके बाद एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड है हाइल्यूरोनिक एसिड। अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है ये किस किस चीज से मिलके बना होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इन दोनों चीज से मिलके हाइल्यूरोनिक एसिड बना होता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये लिख सकते हैं हम प्रेजेंट इन, एक एक करके हम अलग अलग लिख लेते हैं। ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ एनिमल टिश्यू, या सिंपली हम कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड में। तो ECF का फुल फॉर्म लिख दें क्या यहाँ पे, अरे इतना तो याद रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है OUS वाइट्रस ह्यूमर ऑफ आईज। आंखों में दो चैम्बर होता है, एक एक्वस चैम्बर और एक वाइट्रस चैम्बर। तो वाइट्रस चैम्बर में जो लिक्विड भरा होता है उसको वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं, और उसमें ये हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब आंख पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे वाइट्रस चैम्बर कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स के बीच में, जैसे घुटना हो गया, कोहनी हो गई,
इन सब जॉइंट्स में, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं, कंधे का जॉइंट हो गया या हिप जॉइंट हो गया, इसमें ये साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है ताकि जॉइंट के मूवमेंट में आसानी हो, ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर बना रहे। तो इस फ्लूइड में भी हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये और कहाँ पाया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, ये कहाँ कहाँ बहता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ये बहता है, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करता है, और जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है इन टिश्यूज में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसको बाहर निकालने का काम करता है CSF। तो इतनी जगह पे ये पाया जाता है, और भी बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा एक और अगला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, नंबर 7, और वो क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन, तो हेपेरिन भी एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, और ये किस किस चीज का बना होता है? अल्फा 1,4 ग्लूकोसामीन, या इतना ना याद रखना चाहो अल्फा बीटा गामा, हटाओ इसको, सिर्फ ग्लूकोसामीन याद रखो, और प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड, इन दोनों से मिलके ये हेपेरिन तैयार होता है। अब हेपेरिन क्या होता है? ये एक ब्लड एंटीकोआगुलेंट होता है, यानी कि ये ब्लड को शरीर के अंदर यानी रक्त वाहिकाओं में या ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है, एंटीकोआगुलेंट है। नहीं तो ब्लड अगर शरीर के अंदर ही जम जाएगा तो फिर जान चली जाएगी, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो हेपेरिन भी एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा एलोवेरा तो सुना ही होगा, एलोई का ही दूसरा, हाँ, दूसरा जो होता है वो होता है बारबाडेंसिस, एलो बारबाडेंसिस। इसमें भी म्यूसिलेज होता है, कंटेन्स म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और ये इसका फायदा क्या होता है? इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन। तो जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह एलोवेरा का जूस पीना चाहिए, तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर भाई देखो, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो वो हमारे मुंह से होता है, वो हमारी पेट में जाता है, हाथों में जाता है पूरा। तो इस पूरे मूवमेंट के दौरान वो हमारी आंतों को, हमारे पेट को, हमारे ईसोफेगस को रगड़ता हुआ आगे बढ़ता है कोई भी फूड आइटम। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फूड आइटम खा रहे हैं। कोई भी खाओ स्मूथ से स्मूथ, बस पानी की बात अलग है या लिक्विड डाइट की बात अलग है। अगर कुछ भी सॉलिड खा रहे हो तो रगड़ेगा ही, और जब रगड़ेगा तो इन ऑर्गन्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे घाव बनेंगे, और जहां घाव बनता है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए, निजात दिलाने के लिए इस एलोवेरा का जूस जो है वो लोग पीते हैं, और इसकी सलाह दी जाती है। या कहीं बाहर चोट वोट लग गई, हल्का कट उठ गया, तो उस पर भी एलोवेरा का लगा लो जेल वेल, तो फायदा करता है। इसके अलावा अगला जो है एग्जाम्पल है वो है अगार। अगार के बारे में पहले ही हम लोग जान रहे हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, जिसको सीवीड भी कहते हैं, और ये जेलिडियम ग्रेसिलेरिया इस तरह के रेड एल्गी से प्राप्त होता है। अगार भी क्या है?
वहाँ पे हमने बताया था एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, तो हेट्रो के साथ साथ ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली अगर आपको बता दें कि इसमें हमने कहा था कि 6 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मेनली 2 कंपोनेंट जो होते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, बाकी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज एंड, अब बहुत ज़्यादा केमिकल नाम में नहीं जाएंगे हम, एल गैलेक्टोज। डी और एल ये आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, डी और एल फॉर्म। तो ये आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं और उससे अगार तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें और एडिशनल जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अगार क्या हो जाता है, क्या किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड को। तो इतने रोल्स, इतने जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपको याद करने हैं। इसमें सब इम्पोर्टेंट ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछा ना गया हो, सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में हम बता चुके हैं थोड़ा सा, लाइपोपॉलीसेकेराइड है, और म्यूकोप्रोटीन जो हमने लिखा था या ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसका यहाँ पे कोई बहुत डिटेल में इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड बता दिया बस, ठीक है। म्यूकोप्रोटीन वोटीन यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे लिपिड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तबीयत आज हमारी गड़बड़ लग रही है, सर्दी जुकाम पकड़ लिया है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। लिपिड जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, और अब पॉलीसेकेराइड के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बचे हुए वो हम अभी आप लोगों को भेज देंगे, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा।